नमस्कार सभी को, मैं के पूनिया आप सभी का चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2023 के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हो, तृतीय श्रेणी भर्ती में लेवल 2 का मसला कोर्ट में था और उसके संबंध में 20 सितंबर तक रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जो ट्वीट किया गया उससे भी ये संकेत मिलते हैं कि कुछ प्रश्नों में बदलाव और कुछ प्रश्न यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। इसके पश्चात काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, जो अध्यापक हैं, उनके भी मेरे पास कॉल प्राप्त हुए हैं और जो अभ्यर्थी कुछ मार्जिन से रहे हैं तो उनको भी एक उम्मीद है कि हम यहाँ पर सिलेक्शन के दायरे में पहुँच सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आवश्यक जो चीज़ें हैं उन्हीं पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेवल 2 में जो सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के 170 प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं। उनमें कुछ प्रश्नों के आंसर जो हैं वो चेंज यहाँ पर हो सकते हैं और कुछ प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। अब इस पूरी भर्ती में जो बातें आपके द्वारा पूछी गई उन्हीं पर एक बार शुरू में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आगे जो कार्मिक विभाग इसके संबंध में क्या कहता है उस पर भी अपनी बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो आप लोगों के पास द्वारा जो पूछा गया था, क्या जो नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं उनको बाहर होना पड़ेगा? तो इसके संबंध में काफ़ी सारे अध्यापक जो नियुक्ति पा चुके जो कार्मिक हैं उनके मेरे पास कॉल्स भी आए हैं। देखिए, इसमें जब अपने कार्मिक विभाग के प्रावधान को देखते हैं तो ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है, उल्लेखित नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष की नौकरी अपने जब जॉब हो जाती है उसके पश्चात प्राण नंबर वगैरह सारी चीज़ें जारी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बाहर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, किसी ने यह भी बताया कि पीछे जो पशुधन सहायक में भर्ती हुई उसमें कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उस पूरी रिपोर्ट को अपने देखते हैं तो वो कैंडिडेट जो बाहर हुए थे वो कोर्ट के थ्रू वापस भी आ गए थे। तो यहाँ पर कार्मिक विभाग इस चीज़ को नहीं कहता कि नियुक्ति पा चुके कार्मिकों को बाहर किया जाए, क्योंकि इसमें यह है कि अगर नए अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होते हैं तो उनको इस भर्ती में पूरे देखें तो 3500-3600 के आसपास पद अभी रिक्त पड़े हैं, तो उन पदों पर उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। जबकि ये जो मसला है इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल करके इसका हल किया जा सकता है। आगे इस चीज़ को देखेंगे कार्मिक विभाग ने क्या लिखा हुआ है। क्या डाउटफुल प्रश्नों के उत्तर चेंज होंगे या फिर उनमें से कुछ प्रश्न डिलीट होंगे? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मैथ साइंस में 5 या 6 प्रश्न हैं, अन्य सब्जेक्ट में भी काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल थे। उनमें से कुछ प्रश्नों के, अधिकतर प्रश्नों के आंसर चेंज नहीं होने वाले, कुछ एक प्रश्नों के आंसर यहाँ पर चेंज होंगे। इससे जैसे ये कंडीशन बन सकती है, किसी अभ्यर्थी के पहले 135 नंबर थे, अब उसके 133 नंबर हो सकते हैं और जिसके 133 नंबर थे उसके 135 अंक यहाँ पर बन सकते हैं। तो ऐसे में कंडीशन ये होती है कि स्थान परिवर्तन वाली बात हो जाती है। जो पहले अंदर था वो बाहर है और जो बाहर था वो अंदर जा सकता है, लेकिन जो नियुक्ति पा चुके जो कार्मिक हैं वो अपने यथावत यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसमें जो अपने अध्यापक ज्वाइन कर चुके हैं, नियुक्ति पा चुके हैं, वो निश्चिंत रहें, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। और जो नए अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे तो रिक्त पदों पर उनको उनकी जगह पर लिया जाएगा। जो रिक्त पद हैं, जैसे मूल पद भी रिक्त हैं और नॉन जॉइनर्स के पद भी काफ़ी खाली हैं, तो उन पदों पर उनके अनुशंसा लेते हुए उन पदों पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। कट ऑफ किस प्रकार से प्रभावित होती है, इस बात को तो आप भी जानते हो कि कट ऑफ तो प्रभावित होने वाली है, क्योंकि जैसे कम से कम एक प्रश्न जो है वो 2.66 का यहाँ पर बचता है। अपने मैथ साइंस की मैं बात करूँ, अगर 5 या 6 प्रश्न डिलीट होते हैं तो उसी के आधार पर कट ऑफ बनती है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो यहाँ पर प्रभावित होती है। जिन अभ्यर्थियों के 2 प्रश्न जो पहले गलत थे, अगर वो डिलीट होते हैं तो जो पहले नेगेटिव मार्किंग में थे वो थोड़े प्लस में वहाँ पर आ जाते हैं, और जिनके आंसर ही गलत थे और उनके आंसर सही होते हैं तो वो जो कट ऑफ थी उस जो निर्धारित कट ऑफ में वो रहे हैं कुछ मार्जिन से, तो वो यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। तो इस बात को आप भी जानते हो। अब कुछ चीज़ें हैं, पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भाग 8 पर चलते हैं। भाग 8 प्रकीर्णन और अस्थायी का जो कॉलम है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो मुख्य बात है उन्हीं पर मैं बात कर लेता हूँ। जहाँ तक वे नियुक्तियाँ करने की शक्तियाँ लगाने या अपील ग्रहण करने में भी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, इसमें कह का वो जो नियम है उसको देख लेते हैं। ऐसा निश्चय उक्त नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों अथवा पहले की गई किसी बात या कार्यवाही के परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, जो इस नियम के प्रारंभ के समय लंबित थी, चालू रहेंगी और यथावत इस नियमों के अनुसार निपटाई जाएंगी। इसमें 2 का जो पॉइंट है वो इस बात को कहता है, इन नियमों में कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर ये नियम लागू होते हैं अपील करने के लिए उस अधिकार से वंचित करने का प्रभाव नहीं करेंगी। तो इसमें ये बात स्पष्ट इन चीज़ों से होती है, क्योंकि इस पीडीएफ को अपने देखते हैं कि 22 या 23 पेज की एक पीडीएफ है और काफ़ी सारे जो अपने अध्यापक लगे हुए हैं उनको मैंने ये पीडीएफ सेंड भी की थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को मैं इस सेशन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है इसके पश्चात। तो आप इन चीज़ों को समझिए। यहाँ पर इन चीज़ों, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले से जो चीज़ें हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा जो नियुक्ति पा चुके कार्मिक होते हैं उनमें, और कोई भी उनका जो अधिकार बनता है नियुक्ति पाने के बाद में उस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसा प्रावधान है, तो आप निश्चिंत रहें। इसको अगर फुल अपनी डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें निकल करके सामने आती हैं। काफ़ी सारे जो अपने टीचर्स हैं उनको मैंने ये चीज़ें सेंड की हैं। अब इस प्रकार से देखिए, रिव्यू कमेटी के बाद में परिणाम में परिवर्तन तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन एक चीज़ को आप देखिए, बोर्ड अगर बाद में जब याचिकाएं लगती हैं या कोई किसी अभ्यर्थी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है,
उसके बाद में रिव्यू कमेटी का गठन किया जाता है, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाता है। यही एक्सपर्ट कमेटी पेपर बनते समय भी होती है और एक्सपर्ट की जो राय है उसी के आधार पर प्रश्नों का चुनाव करके पेपर में डाला जाता है। उसके बाद दोबारा रिव्यू कमेटी गठित करें, इससे अच्छा पहले ही 2 ऐसी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी गठित होनी चाहिए और प्रॉपर प्रश्नों को जांच करके उनके जो विकल्प हैं उनको सही चुनाव करके उसके बाद में अगर पेपर तैयार करें तो इस प्रकार के जो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं ये अपने को देखने को ना मिले। और ऐसी भी आशा है कि आने वाले समय में जो नई रीट भर्ती या पात्रता परीक्षा जो भी होगी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के संबंध में, उसमें बोर्ड अब की बार अच्छे से प्रश्नों का चुनाव करके सही विकल्प को वहाँ पर डालने वाला है, ताकि इस प्रकार के झंझट जो कोर्ट के मसले हैं वो निकल करके सामने न आए। इसमें आप देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें समय के अभाव की वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों के इसके संबंध में कॉल प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।